Hello, friends. Good evening. Sorry for trouble. Actually, there were some technical issues, so that's why we were figuring out. Uh, so, yeah, I hope that I am audible. So, 1 minute. Just let me check. There are a lot of requests. Okay, so wait, just 1 minute. So, yes, let me start the session. So first, let me introduce myself. I am Deepak Dwivedi. I am Indian Information Service Officer from 2021 batch, and till date, I have given four attempts. So I have written four mains exams and two interview. So in last year, 2021, I was selected to Indian Information Service. So I hail from Gonda district in Uttar Pradesh, and yes, I did my from Jawahar Navodaya Vidyalaya, and after that my graduation in civil engineering from NIT Allahabad. After that, I got campus placement and I was working with Saint Gobain Glass in Chennai. And after that, I did some other couple of job, one in SJVN Limited and another was with Sports Authority of India. So, which language would you people prefer, Hindi or English? Could you please tell me? So, if you people are comfortable in Hindi, so I can switch to Hindi also. And if you people want English, so that will be also be fine. And if we are comfortable, we can also use like mixed language. सो हाँ, सो गेटिंग फ्राम मतलब जो मेरे को रिस्पॉन्ड मिल रहे हैं उस पे लोग मोस्टली यही बोल रहे हैं कि बाइलिंगुअल रखा जाए इसको। तो हम लोग इसको बाइलिंगुअल ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी। तो दैट विल बी बेटर फॉर ऑल। सो आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेज, so no problem, there is nothing like that you people won't get. So so I was requested to share some my strategy and also to answer queries of you people. So first, let me tell my experience, how I did my preparation and all. After that, we will switch to question and answer session, and where there you will get plenty of time to ask your queries, and I will replying them. सो अच्छा, हम अभी मैं अपनी स्ट्रेटजी पहले शेयर कर देता हूँ कि आखिर मैंने कैसे किया था। उसके बाद फिर आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिएगा, हिंदी में इंग्लिश में आप दोनों में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं रिप्लाई करता रहूँगा। सो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई 2016 से, जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था। तो उस टाइम फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और मैंने मेरे फ्रेंड्स थे और मैं थे, हम लोगों ने मिलकर एक करस्पॉन्डेंस कोर्स लिया था। बेसिकली उन्हीं लोगों ने लिया था, मैं तो बस फ्री में देख रहा था उसको। तो उसमें होता क्या था करस्पॉन्डेंस कोर्स में कि यहाँ पे दिल्ली में कोचिंग थी, तो वो लोग उसका जो क्लासेस होती थी रेगुलर, उसके वीडियो बना के भेज दिया करते थे। तो हम लोग उसके वीडियो देख के नोट्स बना लिया करते थे, और फिर उससे हमारे नोट्स बन जाता था, फिर उसको रिवाइज किया करते थे। तो यही आइडिया था। फिर उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई, फिर मेरे को चेन्नई जाना पड़ा। फिर कुछ साल मैंने जॉब किया, उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि जॉब के साथ मेरी प्रिपरेशन हो नहीं पा रही थी। और यूपीएससी का एक ऐसा एग्जाम है, जैसा आप लोग जानते ही हो, कि विदाउट गुड प्रिपरेशन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट दिस। सो फिर मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, आई थॉट दैट इट वोंट बी एबल टू इधर फोकस ऑन माई जॉब और माई प्रिपरेशन। सो मैंने फिर रिजाइन कर दिया, मैं इधर आ गया। फिर
उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आ गया। फिर दिल्ली में मैंने शुभ्रा रंजन मैडम के यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग ली। माई ऑप्शनल इज पॉलिटिकल साइंस। फिर मैंने जीएस की और अलग से कोई कोचिंग नहीं ली थी। उसके बाद फिर मैंने पहला अटेम्प्ट अपना 2018 में दिया। फिर 18 में मैंने मेंस लिखा। उसके बाद फिर मैंने 19 का अटेम्प्ट दिया, और फिर उसके बाद से लगातार मैं अटेम्प्ट देता आ रहा हूँ। मेरा 2020 में और 21 में 2 साल मैंने इंटरव्यू भी दिया। 2020 में मेरा 37 मार्क्स से रह गया था, और 21 में जाके फाइनली फिर यूपीएससी क्लियर हुआ। तो अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन सर्विस अलॉट हो रखी है, और करंटली आई एम पोस्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो फिर करंटली माई ट्रेनिंग इज अंडर गोइंग। तो आईएएस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो दिल्ली में ही होती है, और हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये यहीं जेएनयू के पास में है, तो मैं इस टाइम वहीं पे रह रहा हूँ, और बाकी वहीं से प्रिपरेशन होती है। बट कुछ कारण से अभी मैं पुणे आया हुआ हूँ, तो प्रेजेंट टाइम में मैं पुणे हूँ। सो होपफुली आई विल बी बैक टू दिल्ली इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सो जो लोग दिल्ली में हैं, मेरे से मिलना चाह रहे हैं, व्हेन वी कैन बी इन टच, और वो दिल्ली में उनसे मिल सकते हैं। तो यही था मेरा, बाकी और तो कुछ ऐसा है नहीं मेरी खुद की स्टोरी। बाकी फिर यूपीएससी के बारे में अब फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो 3 टियर एग्ज़ाम है। उसमें सबसे पहला जो पोर्शन है वो प्रीलिम्स है, उसके बाद फिर मेंस का पोर्शन है, उसके बाद फिर इंटरव्यू है। सो अभी अभी मैं पहले एक बार जनरल चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद में फिर आपके जो भी क्वेरीज होंगे मैं उनको लूँगा, फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फिर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो। सो सो फर्स्ट तो प्रीलिम्स में, अब जैसे प्रीलिम्स का पेपर आप लोग देख रहे हो, जिन लोगों ने इस साल का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो उनको आइडिया लग गया होगा कि जो प्रीलिम्स में एक जो पहले आता है वो मतलब जीएस वाला पेपर जो रहता है, जर्नलिस्ट या पेपर 1 बोल देते हैं, सेकंड सी साइड का पेपर रहता है। तो जनरल स्टडीज़ का पेपर आपने देखा है कि काफ़ी वो रैंडम हो चुका है, पहले जैसा नहीं है। जैसे कि 18-19 में यूजुअली पेपर आता था तो आपके पास एक फिक्स पैटर्न था। आप लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपने कर रखी है, इफ़ यू हैव डन द हिस्ट्री फ्रॉम राजीव हेर स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, सो यू विल बी वेरी गुड इन कंफर्टेबल पोजीशन। उसके अलावा इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछते थे, आप उसको फटाफट कर लो तो हो जाती थी, चीज़ें बन जाती थी। ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से कर लो। बट अभी क्या है कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। नाउ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन हैज आल्सो इंक्रीज। एलिमिनेशन टेक्निक तो अब काम आती नहीं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन देने लग गए हैं, ओनली ऑन ओनली टू, यू वोंट बी एबल टू एलिमिनेट, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो अभी आप लोगों को, जो लोग अगले साल का अटेम्प्ट दे रहे हैं या उसके बाद अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। दैट ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मेथड वोंट बी गोइंग टू वर्क। सो तो उसके लिए आप कर क्या सकते हो कि आपकी जो रेगुलर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं आप उसको करते रहो, बट उसके अलावा अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखो। जैसे आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको ग्रैब करते रहो, उसके नोट्स बनाते रहो। इसके अलावा जो आपके कोई सा भी अच्छी कोचिंग है, आप उसके मंथली करंट अफेयर की मैगजीन ले सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ते रहो। जो रेगुलर टेस्ट सीरीज होती हैं आप उसको सॉल्व करते रहो। और टेस्ट सीरीज के साथ सबसे अच्छी बात मतलब ये करना, कभी भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना तो उसके पीछे जो उसके मॉडल आंसर दिए रहते हैं, तो कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं टू टॉक इन इंग्लिश, ओके। सो गाइज, वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग एनी टेस्ट सीरीज and giving so you should be very cautious in selecting the coaching of which you are going to like subscribe the test series। तो मेरे ख्याल में, अब मैं तो पर्सनली विजन का करता था, विजन मेरे को बहुत बहुत सूट करती थी। और क्वेश्चन पेपर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो उसके साथ साथ लगभग, अगर आप 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लगभग 2 से 3 घंटे दो उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ने में। एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करो, और कभी भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो हमेशा लैपटॉप खोल के बैठो। जैसे कि इस साल जैसे क्वेश्चन था यूक्रेन के ऊपर आया था, यूक्रेन का बॉर्डर, तो जैसे मान लो आप मॉडल टेस्ट पेपर में कर रहे हो, यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन आया, सो यू विल बी इन अ पोजीशन टू ओपन गूगल मैप। उसमें आप देखो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ यूक्रेन, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर्स विथ यूक्रेन,
उसके बाद विच आर द मेजर रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम यूक्रेन, मेजर सिटीज, देयर रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम अदर मेजर सिटीज। तो ये सब देख लो, थोड़ा दिमाग में बैठा लो, व्हाट इज देयर लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो ये सब थोड़ा सा आप करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं अपनी पढ़ाई के टाइम पे एक जरूर करता था, कभी मैं ज्योग्राफी स्पेशली अगर मैं पढ़ने के लिए बैठता था तो मैं हमेशा गूगल मैप ओपन करके बैठता था। दैट गूगल मैप इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर यू, क्योंकि एग्जाम में एक न दो क्वेश्चन हमेशा मैप पे पूछता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन के ऊपर। और अगर आप गूगल मैप पे अच्छा सा कमांड है, आप प्रिपरेशन के टाइम, जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इस कुछ दिन पहले अभी न्यूज़पेपर्स में था कूनो नेशनल पार्क था, तो अगर आपने गूगल मैप पे कूनो नेशनल पार्क को सर्च कराया है, देन यू विल बी नोइंग दैट कूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन एमपी, इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। उसकी क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकती है, दैट इज सिचुएटेड इन दी विंध्याचल के जहाँ पे एंड होते हैं, मालवा प्लेटू स्टार्ट होती है, उसी के ट्राई जंक्शन पे है, क्योंकि वो यहाँ पे है राजस्थान, यूपी और एमपी के ट्राई जंक्शन पे है। सो वहाँ पे रेनफॉल का थोड़ा सा इशू होगा, तो वहाँ पे कभी बड़े ट्रीज नहीं आएंगे, दैट विल बी बेसिकली अ ग्रासी लैंडस्केप। तो ये सब थोड़ा सा आपको आइडिया लगता रहेगा, तो एग्जाम में जब आप देखोगे तो यू वोंट गेट सरप्राइज्ड, आप उसको करने की पोजीशन में रहोगे। तो ये तो हो गया आपका जो पेपर 1 होता है प्रीलिम्स का, उसके लिए टिप्स हो गया। तो स्टैंडर्ड बुक्स आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी नोइंग। और मैं तो बोलूँगा कि कभी 2 बुक है जो मेरी फेवरेट बुक्स थी, वन इज लक्ष्मीकांत एंड सेकेंड वन इज स्पेक्ट्रम। ये दोनों आपको हर हाल में करके जाना है और बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बुक से। तो अगर इन दोनों बुक पे आपकी अच्छी सी कमांड है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो 15 to 20 क्वेश्चंस। और इसके अलावा जियोग्राफी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक वेबसाइट है PMFIAS। सो PMFIAS, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, PMFIAS ये वेबसाइट है। इसको आप वेबसाइट पे भी आपको मिल सकता है, वहाँ पे ज्योग्राफी के नोट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग मटेरियल, अगर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उसके मटेरियल मिलते हैं, वहाँ उस बुक स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके इस मटेरियल को मंगा लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बेस्ट सोर्स है, स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। लक्ष्मीकांत ये पॉलिटी के लिए है और स्पेक्ट्रम और हिस्ट्री के लिए है, राजीव अय्यर जी की बुक। हाँ, तो ये कर लीजिए दोनों। और इसके लिए ज्योग्राफी के लिए PMFIAS। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, आप ये स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत दोनों ये हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध हैं, तो आप इसको भी कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है PMFIAS ये शायद हिंदी में नहीं उपलब्ध है, इंग्लिश में ही है, तो आपको इंग्लिश से काम चलाना पड़ेगा। और ये तो हो गया। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर की बात आती है। न्यूज़पेपर आप लोगों को या तो इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, ये दोनों कर लीजिए। I request everyone, all the aspirants, either to subscribe to the Hindu or इंडियन एक्सप्रेस। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। मुझे बहुत मतलब खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिंदी मीडियम में कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। सो अल्टीमेटली यू हैव टू स्विच टू इंग्लिश मीडियम न्यूज़पेपर्स, क्योंकि कंटेंट वहीं पे हैं। और आप ऐसा भी सोचिए, इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर, सो यू नेवर नो कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम वाले हो बट आपको तमिलनाडु कैडर मिल जाए, आंध्रा कैडर मिल जाए, फिर आप क्या करोगे? फिर आप हाथ खड़े कर दोगे कि आई नो ओनली हिंदी, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन डेज से ही आप इंग्लिश, आपके लिए ऐसा कोई एलियन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए दैट वेयर यू फील अनकंफर्टेबल। सो आप धीरे धीरे इंग्लिश जब अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, बाय द टाइम फिर धीरे धीरे करते करते आप बोलना भी सीख जाओगे। तो ऐसा कर लेना। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी भी बेसिक एजुकेशन और सारा कुछ, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एवरीथिंग वाज इन हिंदी मीडियम ओनली। मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैंने खुद से न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाली, फिर मैंने पहले धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैंने बोलना शुरू किया, फिर सब कुछ किया। तो इसलिए आप भी ऐसे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग भी इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाओगे। बस डरना नहीं है, बस लगे रहना है, काम करते रहना है। तो ये तो न्यूज़पेपर की बात हो गई।
तीसरी बात हो गई एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से जिनको नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देना है कि आप लोग, अगर आपको लग रहा हो कि भी आपके पास टाइम है, या 24 का या 25 का जिनको अटेम्प्ट देना हो, उनके 25 के लिए तो हर हाल में भी टाइम है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अभी आप लोग पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करो। स्पेशली वो कैंडिडेट्स जिनको लग रहा है कि उनके बेसिक्स या फाउंडेशंस कमज़ोर हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, या उनका मन नहीं लगता था, या घर पे कुछ स्थिति खराब थी, इस वजह से नहीं पढ़ पाए। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी 60-12 आपको सारी एनसीईआरटी करना है, फटाफट से कर लेना है, ताकि आपका एक बार फाउंडेशन बन जाए। एनसीईआरटी से कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बट यू विल बी इन अ पोजीशन टू, जैसे कि आपको माजिद हुसैन पढ़नी है ज्योग्राफी की, बट आपको यही नहीं पता कि यूपी के नीचे एमपी है, यूपी के नीचे राजस्थान है, तो आप कैसे फिर उसको कंप्रीहेंड कर पाओगे। क्वेश्चन तो ऐसा पूछता है कि अगर आप असम से गुवाहाटी से बेंगलोर जा रहे हो तो रास्ते में कितने स्टेट पड़ेंगे। तो अगर आपको मैप नहीं याद है तो आप तो नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए आपको बेसिक्स पे स्टिक करना पड़ेगा, और बेसिक्स सीखने के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। तो आप लोग टाइम निकालिए और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी जिनके पास थोड़ा पैसे की इशू है वो, उनको डरने की कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारी कोचिंग्स हैं, जैसे विजन वगैरह है, इन कोचिंग्स पे हैं, उनके या यूपीएससी गाइड के वेबसाइट पे ही एनसीईआरटी की बुक फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। तो ये होगी एनसीईआरटी की बात और न्यूज़पेपर की बात। अब आते हैं सी सेट पे। सी सेट यार, अभी जैसे पहले होता था कि कई बार होता था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, उनको लगता था यार सी सेट तो हल्का ही है, कर लेंगे, कोई ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट अब वो सीन नहीं रह गया है। सी सेट भी अब बहुत डिफिकल्ट हो गया। इस साल का आप लोगों ने सी सेट का पेपर देखा ही हुआ है। तो सी सेट का आप लोगों को बहुत सिंसियरली पढ़ाई करनी है, और सी सेट में स्पेशली आपको ये एटीट्यूड लेके नहीं जाना है कि मुझे बस मैथ करना है या बस इंग्लिश करना है। किसी भी साल यूपीएससी पेपर चेंज कर देती है। जैसे इस साल मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग काफ़ी डिफिकल्ट आया था, बट रिलेटिवली जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन का पोर्शन था वो इजी था। तो अगर आप ओपन एटीट्यूड से जाएंगे तो आप कर पाएंगे और क्लियर भी कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ एक बहुत नैरो माइंड सेट लेके गए कि नहीं मुझे बस मैथ्स एप्टीट्यूड करना है और पेपर डिफिकल्ट आ गया, फिर आप क्या करोगे? then in that case you will be in a lot of trouble, so you won't be able to clear CSAT. So that's why I again request you all give equal attention to English comprehension portion as well as math aptitude portion. और math aptitude के लिए आपको करना क्या है, मार्केट में स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है आर एस अग्रवाल वगैरह की, आप उससे पढ़िए, बेसिक्स सीखिए और रेगुलर करते रहिए। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी, संडे के दिन आप 2 घंटे का टाइम निकाल के CSAT पढ़ ले रहे हैं, देन आई थिंक इट वुड बी इनफ। सो आप ऐसा करते रहिए, तो इससे आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। बट सी सेट को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सी सेट को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू मेंस, तो मेंस का जैसे आपको पता ही है कि मेंस का पेपर होता है। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, उसमें से 7 के नंबर जुड़ते हैं, 2 के नंबर नहीं जुड़ते। वो 2 क्वालिफाइंग होते हैं, एक तो आपकी 2 उसमें, एक इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है, दूसरी एक रीजनल लैंग्वेज रहती है। और जो 7 पेपर जिनके मार्क्स या पीएचडी करने लग गए, जैसे स्पेशली मेरे साथ होता था, साइंस एंड टेक में होता था। मेरे को जो बायोलॉजी का पोर्शन है कि सेल बायोलॉजी क्या होती है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, किसमें डीएनए होता है, किसमें आरएनए होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं समझ में। हेलो, हाँ, सॉरी फॉर द ट्रबल, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। हाँ, तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे साइंस एंड टेक का पोर्शन था, मेरे को साइंस एंड टेक इतना समझ में नहीं आता था, स्पेशली जो सेल बायोलॉजी वगैरह का चैप्टर है। तो मैंने बेसिक पढ़ लिया था, व्हाट इज डीएनए, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब पढ़ लिया था। बट उसमें पीएचडी नहीं करना कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, इतना डिटेल में नहीं पूछता है। प्रीलिम्स में जो साइंस एंड टेक आता है वो उसमें मोस्टली टेक्नोलॉजी आती है, उसमें साइंस बहुत कम पूछता है। कभी कभार यूपीएससी पूछ लेती है, अदरवाइज उसमें मोस्टली टेक्नोलॉजी पोर्शन पूछेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि टेक्नोलॉजी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, साइंस में, बेसिक साइंस में आपको नहीं घुसना है। तो और ये हो गया। अब जैसे जीएस में हो गया, आप, मैंने जियोग्राफी के लिए पीएमएफआईएस बता दिया, आप लोग उससे कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। बाकी जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री है और मेडिवल हिस्ट्री है, उसके लिए आप किसी भी कोचिंग मटेरियल का नोट्स पढ़ लीजिए, उससे आपका हो जाएगा।
और उसके बाद ये तो हो गया, बाकी इंडियन सोसाइटी है उसको भी आप स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल के नोट से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशलॉजी मतलब जो इंडियन सोसाइटी है उसको पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर पे रिलाय करिए। न्यूज़पेपर पे जो एडिटोरियल्स आते हैं, ओपेड आता है, उसमें सोसाइटी काफ़ी अच्छे से कवर की होती है। तो अगर आप उसको रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आप सोसाइटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, उसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। और GS2 में ऐसे पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी के लिए आप पढ़ लक्ष्मीकांत पे, आप बेसिक लक्ष्मीकांत पे रिलाई करिए। लक्ष्मीकांत इज दी बेस्ट बुक फॉर दी पॉलिटी। और उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट आता है, आप थोड़ा पहले लक्ष्मीकांत आप अच्छे से करिए। जब लक्ष्मीकांत हो जाए, हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड बुक्स को रिफर करना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स की वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिस्टमेटिक रहती है। आप ऐसे अगर रैंडमली पढ़ोगे तो आज जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक मिल गया तो वो पढ़ने लग गए, वो टॉपिक मिल गया तो वो पढ़ने लग गए, तो इसमें क्या होता है कई ऐसी चीज़ें छूट जाएंगी, आपको आइडिया भी नहीं रहेगा कि क्या छूट गया। एग्जाम में फिर वही पूछेगा, देन यू विल कट अ सॉरी फिगर कि मेरे को तो आता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं। इसलिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप बुक्स पे मत जाइए, पहले आप कोचिंग के मटेरियल को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कोचिंग में बहुत अच्छे से नोट्स दिए होते हैं। उसको पढ़ने के बाद आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉडल आंसर मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। फिर आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप वीक हो, फिर आप उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। तो GS2 में ऐसे पॉलिटी मैंने बता दिया। और IR के लिए भी आप इंडियन एक्सप्रेस में एक जो राइटर्स हैं, सी राजा मोहन करके हैं, वो IR पे बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं और वो आपको हेल्प कर जाएगा। तीसरी बात, फिर GS3 आ गया। GS3 में फिर इकोनॉमिक्स और सोसाइटी, सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। आप ये सब भी कोचिंग मटेरियल से कर लीजिए, फटाफट हो जाएगा। इसमें बहुत, क्योंकि GS3 में इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं, स्कोरिंग पेपर नहीं होता है इसमें। ऑलमोस्ट जितने भी GS के पेपर होते हैं सबसे कम मार्क GS3 में जनरली आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बस अच्छे से सारा कुछ कर लीजिए, हो जाएगा। GS4 भी ऐसे ही है। GS4 में इथिक्स का पोर्शन है, उसको भी आप स्टैंडर्ड कोचिंग से कर लीजिए, या इसके अलावा लेक्सिकन आता है, लेक्सिकन से आप अच्छे डिफिनीशन वगैरह याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप डिफिनीशन वगैरह, या कोई प्रोमिनेंट फिगर है उस फील्ड में उन्होंने काम किया है तो आप उनका नाम मेंशन कर सकते हैं, तो आप इससे आपका के मार्क्स थोड़ा इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ कमिंग टू ऑप्शनल सब्जेक्ट, कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि सर ऑप्शनल को कैसे सिलेक्ट करना है। तो यार जहाँ जो मेरा फार्मूला है, मैं ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के लिए मैं 3 क्राइटेरिया यूज करता हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया है ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के लिए कि जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, दैट सब्जेक्ट शुड इंटरेस्ट यू। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कोई सा भी ऑप्शनल उठा लिया। तो मेरे को पॉलिटी थोड़ी अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने इंडियन PSIR चुना, क्योंकि पॉलिटी मेरे को इंटरेस्टिंग लगती थी और मैं चीज़ों को देख पा रहा था कि अच्छा प्रेसिडेंट क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, रशिया यूक्रेन के वार कैसे चल रहे हैं, और रेगुलर क्योंकि ये करंट अफेयर में कुछ ना कुछ आया करता है, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो पहला तो चीज़ आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेकेंड थिंग, जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनो उसके जो स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए वो रेडीली अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका स्टडी मटेरियल ही पता लग रहा है मार्केट में नहीं मिल पा रहा है। अगर स्टडी मटेरियल मिल पा रहा है तो उसमें ढंग के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, फिर आपको बाद में इशू हो रहा है कि यार अब मेरे को तो डाउट आ रहा है लेकिन मेरे को कोई टीचर बताने वाला ही नहीं है, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे केमिस्ट्री वगैरह का ऑप्शनल हो गया, केमिस्ट्री वगैरह काफ़ी डिफिकल्ट मेरे को लग रहा है कि पड़ जाता है, मार्केट में ऐसे ढंग के टीचर भी नहीं मिलते हैं, तो जो लोग इसको लेते हैं वो कई बार फंसने के चांसेस उनके रहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। आप एक बार मार्केट में रिसर्च कर लो कि वो सब्जेक्ट जो लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो और मार्केट में अच्छे उसके स्टडी मटेरियल हों, अच्छे टीचर अवेलेबल हों। थर्ड चीज़, आप एक बार ये देख लो कि उसका सिलेबस कितना बड़ा है। कुछ जैसे जो इंजीनियरिंग के स्पेशली सब्जेक्ट है इनका सिलेबस इतना बड़ा होता है। जैसे मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था, अब सिविल इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर मैंने पढ़ रखा, इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर आप उसको ऑप्शन ले लोगे तो आप रिवीजन करते टाइम आपकी हालत ख़राब होने वाली है। आप पढ़ते पढ़ते पता लगेगा पूरे टाइम आप ऑप्शनल ही पढ़ते रह जाओगे और आप GS को कभी नहीं कवर कर पाओगे। तो इसलिए सब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा भी हो। और चौथा चीज़ आप देखो कि इसका GS के साथ क्या कुछ ओवरलैप मिल पा रहा है। तो इस सेंस में मेरे को PSIR काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि PSIR का जो GS का पेपर 2 है उसके साथ डिक्टो मतलब 80-90% ओवरलैप रहता है। तो इसलिए अगर आप PSIR अच्छे से कर रहे हो तो GS2 पेपर पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसलिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अपना ऑप्शनल नहीं डिसाइड किया है कि क्या लेना है, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस समय दो तीन ऑप्शनल हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। एक तो PSIR आप ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। इसके लिए दूसरा एक ऑप्शनल हो सकता है आपका सोशलॉजी, अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। और ये तीन मेरे फेवरेट ऑप्शनल मेरे को लगते हैं। इसके अलावा आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे भी जा सकते हैं, ये दोनों भी अच्छा ऑप्शनल है। तो ये पांचों और का है, काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखोगे ना रेगुलर मेरे पास से, मैं उसको शेयर करने का ट्राई करूंगा कि लास्ट ईयर कितने मेंस, कितने किस सब्जेक्ट से कितने स्टूडेंट लोगों ने लिखा और कितने लोगों का फाइनल इंटरव्यू की कॉल आई। तो उसमें अगर आप देखोगे तो इन लोगों का काफ़ी अच्छा रहता है, सब्जेक्ट रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इन्हीं ऑप्शनल से पेपर लिखते हैं और उनके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। डिफ़िकल्ट ऑप्शनल के साथ दिक्कत ये होती है कि मतलब जैसे आपने मेडिकल साइंस वगैरह ले लिया, तो मेडिकल साइंस तो वही ले सकते हैं जिन्होंने MBBS किया हो, अदरवाइज फिर यू विल बी इन ट्रबल। लॉ वगैरह मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब इस चक्कर में। पंजाबी लिटरेचर का पूछे, लिटरेचर भी अच्छे होते हैं। लिटरेचर के साथ ये अच्छा होता है कि इनका सिलेबस छोटा होता है, फटाफट कम टाइम में कवर कर पाओगे। हिंदी लिटरेचर भी इस मामले में काफ़ी अच्छा है, अगर आपको हिंदी पढ़ने का शौक है तो आप फटाफट कर सकते हो। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा चल रहा है, अच्छे मार्क्स में भी आ जाते हैं। बट लास्ट ईयर जो मेरे को लगता है बेस्ट मार्क्स गए हैं, वो एवरेज जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी अच्छे गए हैं। तो जिनका कोई बेस नहीं आया, ऐसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो कुछ भी लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो मैंने 3 सब्जेक्ट बताया, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इन तीनों में से लीजिए। साइकोलॉजी भी ठीक ऑप्शनल है, बट मेरे को साइकोलॉजी का मैं नहीं इतना रिकमेंड करूँगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा फिर आपको। हाँ हाँ, इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश हिंदी तो अच्छा है। हाँ, और जियोग्राफी, क्योंकि मैंने जियोग्राफी का मेरा ऑप्शनल था नहीं यार, जियोग्राफी मैंने बस GS के लिए पढ़ा हुआ था। तो जियोग्राफी के लिए तो मैं PMF IS मैंने पहले ही बताया हुआ है, आप PMF IS से जियोग्राफी पढ़िए, वो फिर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसको पढ़ने के बाद आपको GC लियांग, NCERT, माजिद हुसैन, ये सब अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए कंपलसरी बुक जो मुझे लग रहा है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है, और न्यूज़पेपर आपको या तो हिंदू पढ़ना है या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, तो आप अगर उसको रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो इंग्लिश कवर हो जाएगा। इंग्लिश काफ़ी इजी पूछता है, ऐसा कोई नहीं पूछता कि आपको फेल होने वाला है। कंप्रीहेंशन इजी रहते हैं, आप उसको फटाफट कर लोगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारा कुछ हो गया है। इसके अलावा एसए का पोर्शन बचता है, थोड़ा सा एसए डिस्कस कर लेते हैं। एसए में क्या है कि अभी आपने जैसे देखा होगा 2020 के बाद से कि एसए के जो टॉपिक हैं सारे के सारे रैंडम कर दिए, सारा फिलोसॉफिकल टॉपिक आने लग गया है। पहले जैसे सोशल इश्यूज पे अब टॉपिक नहीं आ रहे कि वुमेन एम्पावरमेंट या वाटर ये सब लिखना है, सारा कुछ रैंडम टॉपिक आएगा। तो इसके लिए आपको खुद से राइटिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। और राइटिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो लिखना इजी होता है, बट जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, स्पेशली ऐसे डिस्क्राइब करके या इसे एलेबरेटिव फ्लावरी लैंग्वेज में लिखना। क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरे को बहुत डिफिकल्टी आती है फ्लावरी लैंग्वेज लिखने में, और जबकि एसए की यही डिमांड रहती है कि आप फ्लावरी लैंग्वेज लिखो। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करिए। और आप लोग ऐसी हॉबी डेवलप कर सकते हैं, जैसे किसी को प्रेमचंद की कहानी पढ़नी अच्छी लगती है तो आप उसको पढ़ते रहिए। और ऐसे लिखते टाइम, क्योंकि ऐसे में हम लोगों को क्या, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऐसे स्टार्ट करने के लिए कई बार हम लोग कोट यूज करते हैं। आप कोट से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या आप शॉर्ट स्टोरी से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई आपके पास शॉर्ट पोएम है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई आपकी एनेक्डोट है तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो आपकी हॉबीज़ हैं, जैसे कि लिटरेचर पढ़ना, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। हमारे साथ एक सर हैं, सौरभ सर हैं, उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया था, एक ऐसे पे टॉपिक आया था ना, रेशनैलिटी इज द करके एक टॉपिक आया था ना कि इट इज़ द ट्रैम्प ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन, ऐसे करके जो टॉपिक आया था ना, वो ऐसे उन्होंने अटेम्प्ट किया था। और उसका इंट्रोडक्शन उन्होंने शुरू किया था, अपने लोगों ने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, वो क्या नाम है, शतरंज के खिलाड़ी। सो आई होप जिन लोगों के हिंदी मीडियम से हैं उन लोगों ने शतरंज के खिलाड़ी का नाम सुना होगा, प्रेमचंद की बहुत फेमस स्टोरी है। तो उन्होंने उससे स्टार्ट किया था कि हाउ एट दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन लखनऊ वाज अंडर सीज, व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज
ट्राइंग टू पेनिट्रेट इनटू द सिटी, और वो जो नवाब था लखनऊ का वो फाइट कर रहा था, बट उन लोगों ने नवाब को बचाने के बजाय ये लोग शतरंज में इतने बिजी थे कि उन्होंने शतरंज खेलते खेलते झगड़ा हुआ, एक दूसरे को मार काट के ख़त्म कर दिया, बट उन्होंने नवाब को नहीं बचाया। तो दैट वाज देयर रोमांटिसिज्म विद चेस ओवर देयर साइंटिफिक टेम्पर। तो आप ऐसे शॉर्ट स्टोरीज को यूज करके एक अच्छा सा ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें आपके मार्क्स बहुत बढ़िया मिलेंगे। उनको लास्ट ईयर 133 मार्क्स मिले थे इसी ऐसे ऐसे एनेक्डोट यूज करने की वजह से। तो ये चीज़ आप लोग यूज कर सकते हो अच्छा ऐसे लिखने के लिए। और बाकी अब मुझे लग रहा है कि मेंस का मोस्टली चीज़ें कवर हो गई हैं, बाकी अब इंटरव्यू पे आ जाते हैं फटाफट। तो इंटरव्यू के लिए क्या है कि इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है। तो आपको लगना चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपके अंदर से वो वाइब्स आनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप बात बात पे झल्ला जाते हो, या आप नर्वस फील करने लग जाते हो, या आपके हाथ पैर कांपने पड़ जाते हैं, पब्लिक के सामने आपको बोलना पड़ जाता है तो आप स्टेमर करने लग जाते हो। तो ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत हार्मफुल होंगी। तो यूपीएससी, व्हाट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर, यूपीएससी वांट ए मैन और वुमेन हैविंग गुड रेशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ विजन, एंड हु कैन टेक क्विक एंड गुड डिसीजंस। यूपीएससी को बस ऐसा चाहिए क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, ठीक है। तो आप ये जो आपकी ये सारे ट्रेड्स हैं आप इनको अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब करिए। एक दिन से ये चीज़ें नहीं आएगा। और एक हॉबी डेवलप करिए, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है इट इज़ गोइंग टू बी टेक लॉन्ग टाइम। तो अगर आपने एक हॉबी नहीं डेवलप की है तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। और यूपीएससी में हॉबी की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जब आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे तो आप जब डेफ भरोगे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है व्हाट आर योर हॉबीज। आपको उसमें 2 या 3 हॉबी लिखनी पड़ती हैं। और अगर आपका किस्मत सही रही, उस दिन का अच्छा रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हॉबी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि आपकी हॉबी क्या थी। जैसे मेरी हॉबी थी, मेरे को बोनसाई बनाना पसंद है और मेरे को चेस खेलना पसंद है। तो मैंने ये 2 हॉबी डेवलप कर रखी थी। तो मेरे को क्वेश्चन पता था कि चेस के बारे में क्या पूछेंगे, कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चेस, चेस कैसे शुरू हुआ, चेस के में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये सब पूछेंगे, चेस की हिस्ट्री पूछेंगे। ऐसे बोनसाई आर्ट क्या होता है, बोनसाई में क्या क्या करते हैं, आपके पास कौन कौन सी बोनसाई है, आपने बोनसाई ट्रिक कहाँ से सीखी, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपको तो समझ लिए कि इंटरव्यू में जहाँ पे एक एक नंबर से आपकी रैंक ऊपर नीचे होएगा, आपका सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा, ये दांव पे लगा रहता है। वहाँ पे अगर आप 4-5 क्वेश्चन डिकोड कर ले रहे हो सिर्फ अपनी हॉबीज से, सो इट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। So for that reason, I am again requesting you all to develop some hobbies. Hobby is going to help you like limits and bounds. इसका कोई लिमिट ही नहीं कि आपको कितना हेल्प कर जाए हॉबी, इसलिए हॉबी आप लोग डेवलप करो। तो ये यूपीएससी की चीज़ें हो गई। बाकी मुझे तो लगता है कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन, देखते हैं कि आप लोग के क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको फिर वाइंड अप करते हैं। तो यार एक क्वेश्चन आया है, मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है सर, कुछ गिव मी सम टिप्स। यार स्टैमरिंग की अगर आपके साथ इशू है तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि बाथरूम में जाओ और शीशे के सामने खुद से बोलने शुरू करो। स्टैमरिंग मुझे लग रहा है कि ये कुछ तो बायोलॉजिकल होता है, बट मोस्टली एक सोशियोलॉजिकल फियर होता है कि आप सोसाइटी के सामने बोल नहीं पाओगे, इस वजह से होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तो जहाँ तक सोसाइटल पार्ट की वजह से जहाँ तक आपको स्टैमरिंग हो रही है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो आप धीरे धीरे आप पब्लिक स्पीकिंग करना स्टार्ट करिए, और घबराइए मत, ये मत सोचिए कि लोग आपको जज करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे। अंदर से एक लेके जाइए, अंदर से ऐसा सोचिए ना कि आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रहे हो, ऑलवेज फील दैट पीपल आर गोइंग टू लव मी, दे आर गोइंग टू गेट वाइल्ड आफ्टर लिसनिंग टू मी। तो आप इस एटीट्यूड को लेके जाइए और आप बहुत अच्छा बोलोगे, ठीक है। बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें, मैंने पहले भी बताया है कि आप बिगिनर्स के लिए, जैसे कि आप बिगिनर्स, आई बिलीव कि आप लोग जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो आप उस टाइम अभी आप एनसीईआरटी स्टार्ट करो। आपका जो रेगुलर सब्जेक्ट है आप उसको अच्छे से पढ़ो। अगर वो सब्जेक्ट यूपीएससी की लिस्ट में है जिसे आप मेंस दे सकते हो तो ट्राई करो कि आप उसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना। इसके साथ साथ आप अपने एनसीईआरटी पढ़ते रहो, और एनसीईआरटी के साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। रोज डेली अर्ली मॉर्निंग आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। मैं प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि मैं
रात में जाग के पढ़ता था देर तक। मैं नाइट आउल वाली कैटेगरी वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सुबह देर से उठता था, 9 साढ़े 9 तक उठता था। बट मैं फटाफट फ्रेश होके नहा के, मैं मेरा सबसे पहले दिन का काम यही होता था, न्यूज़पेपर पढ़ना। सो आई यूजुअली स्टार्टेड आई यूज टू स्टार्ट द न्यूज़पेपर फ्रॉम 10। सो 10 से 12 के बीच में 2 घंटे उसमें मैं, हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं ये बोलूँगा कि न्यूज़पेपर में आपको पीएचडी नहीं करनी है कि आप 4 घंटे पता लग रहा है न्यूज़पेपर ही पढ़ते जा रहे हो। तो न्यूज़पेपर यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग अ न्यूज़पेपर विद इन 45 मिनट्स। आफ्टर दैट दी 1.5 आवर आपको न्यूज़पेपर एनालाइज करना है कि इस न्यूज़पेपर का जो ओपेड था ये किस टॉपिक पे था। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो उसके आप नोट्स बना लीजिए, उसमें कोई फैक्चुअल चीज़ें थी तो आप उसको नोट कर लीजिए। जिनके पास भी लैपटॉप होगा मैं उनको एक टिप्स बताता हूँ। आप लोग दो एप्लीकेशन हैं, एक का नाम है एवर नोट और एक का नाम है वन नोट। वन नोट माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन नोट्स बना सकते हैं। वो ऑनलाइन नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं बाद में मॉडिफिकेशन करने के लिए। जैसे आपने आज कुछ पढ़ा कि सेंसेक्स में ये हुआ, शेयर मार्केट में ये हुआ, रशिया यूक्रेन के ऊपर आप नोट्स बना रहे हो कि क्या क्या हो रहा है फाइट में। तो अगर आप कागज में बनाओगे तो पता लग रहा कि अगले दिन कागज कहीं खो गया या डायरी में रखा, या पेज आप पलट रहे हो, पेज में स्पेस खत्म हो गया, फिर आप कहाँ लिखोगे। ऑनलाइन नोट्स बनाने का ये फायदा रहता है कि आपके पास कभी पेज नहीं कम पड़ेगा, आप उसी के नीचे लाइन बाय लाइन आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखते जा सकते हो, तो आपको हेल्प करेगा। तो आप लोग फिर से नोट कर लीजिए, 2 ऐप हैं, एक का नाम है वन नोट और एक का नाम है एवर नोट। आप लोग चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो और इससे आप लोग ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उन लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एवर नोट या वन नोट पे जो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वहाँ पे आप आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मिल रहे हैं आप उसका मीनिंग सर्च करके आप लोग चाहो तो वर्ड मीनिंग का भी बना सकते हो। उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे, देन इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। मैं भी यही करता था, आप लोग भी यही कर सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी टेस्ट जो होती है यार, अब एसएसबी का तो मैं इस टाइम पे नहीं टच करना चाहूँगा, अभी तो यूपीएससी वाले का देखते हैं। तो क्वालिफाई, हाँ क्वालिफाई प्रीलिम्स, ठीक है, वंडरफुल, कांग्रेचुलेसन्स। और प्रीलिम सर, प्रीलिम स्टडीज पहले जनरल स्टडीज पोर्शन, जैसे मैं, हाँ मतलब जनरल स्टडीज़ के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैंने बता ही रखा है। बाकी आपको यूपीएससी गाइड चैनल पे भी मिल जाएंगी, हर टॉपिक के ऊपर आपको बुक्स अवेलेबल हैं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो आप बुक सेलेक्ट कर लीजिए और उसकी स्पेसिफिक पोर्शन है जो आपको लग रहा है कि ये पढ़ना चाहिए उसको फटाफट कर लीजिए, क्योंकि कई बार बुक्स होती हैं बहुत बल्कि हो जाती हैं। जैसे ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन वगैरह है, ये इतनी बल्कि बुक है कि आप वो ऑप्शनल के लिए ज़्यादा अच्छी है। जीएस के लिए इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना पूछता ही नहीं है, तो इतना आप डिटेल में नहीं पढ़ें, आप उसको स्किम कर लीजिए। जो आपके काम का हो उसको पढ़ लीजिए, जो काम का ना हो उसको छोड़ दीजिए। आपने वो उसकी कहावत सुनी होगी ना, हंस वाली की, जैसे हंस रहता है वो पानी और दूध अगर आप मिक्स करके दे दीजिए तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो आपको भी वैसे ही प्रिपरेशन करनी है, जो आपके काम का हो उसको ग्रैब करिए, जो वेस्टफुल चीज़ें हो उसको लेट दैट गो। सर ज्योग्राफी गुड ऑप्शन, हाँ ज्योग्राफी अच्छा ऑप्शन है, आप ज्योग्राफी ले सकते हो। आई एम स्टूडेंट एट दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट एंड मॉक टेस्ट, हाँ ठीक है, आप दृष्टि हो, दृष्टि इज वेरी गुड कोचिंग स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम। तो आप अच्छे से मेहनत करिए और आई बेस्ट गिव माई बेस्ट विशेज टू यू फॉर वर्किंग प्रोफेशनल डेली रूटीन। हाँ यार, वर्किंग प्रोफेशनल यार मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ में ही हमारे सर्विस में अनिरुद्ध सर हैं, अनिरुद्ध यादव सर, उनको इस साल AIR 8 मिला हुआ है, ठीक है। वो सर्विस में थे, साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे। तो कोई भी आदमी या लड़की या औरत जो भी मतलब वर्किंग है, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन कर पाऊँगा। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से वर्क करोगे तो आप डेफिनेटली निकालोगे। आप ऐसा कर सकते हो कि सुबह आप टाइम से उठ जाया करो। अगर आप जैसे अर्ली राइजर हो तो आप 6 बजे उठ जाइए, तो 2 घंटा आप सुबह के टाइम निकाल लीजिए। ऑफिस में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो हल्का फुल्का टाइम आप ऑफिस में कर लीजिए, और शाम के टाइम जब लौट के आइए तो उस टाइम आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। सुबह आप पढ़िए, दिन में ऑफिस में टाइम मिल रहा है तो ऑफिस में पढ़िए, और शाम को ऑफिस से आने के बाद आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। ऐसे करिए। बाकी वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को 6 या 7 घंटे का आप टाइम निकाल लीजिए, उस दिन आप डेडिकेटेड पढ़ाई कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ, आप अपनी मतलब रिलेटिव से नहीं मिल पाएंगे, ये ऐसा है वैसा है, बट ठीक है भाई, यूपीएससी इज इंडिया टफेस्ट एग्जाम, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको दोनों हाथ में आपको लड्डू मिलेंगे, तो कुछ खोना, अपनी चैन, नींद और ये फैमिली, थोड़ा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, एक बार आप सिलेक्ट हो जाएंगे देन यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू एंटरटेन दीज पीपल्स। तो ऐसा कोई इशू है नहीं।
व्हाट इज चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी लिटरेचर अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप करना चाहो। इसके अलावा इतिहास अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम के लिए। इतिहास वगैरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। संस्कृत अच्छा है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। हिंदी ऑप्शनल बहुत अच्छा है, विकास देवकीर्ति सर तो खुद पढ़ाते हैं। हिंदी ऑप्शनल अच्छा है, अच्छी स्कोरिंग है, आप कर सकते हो। फ़ोन डिस्ट्रैक्शन से कैसे करें यार, इसके लिए बेस्ट थिंग ऐसा है, फ़ोन का तो मुझे भी डिस्ट्रैक्ट करता था, बट आप ऐसा करो ना, अपनी आदत डालो कि जब पढ़ने बैठना है तो फ़ोन को तुरंत स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दो। अगर एक ही कमरा में फिर भी स्विच ऑफ करके रख दो। अब अपना टाइम स्लॉट बना लो कि मुझसे 12 से 2 के बीच में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने सोच लिया कि फ़ोन नहीं खोलूंगा तो नहीं खोलूंगा तो नहीं खोलूंगा। ऐसा थोड़ा आपके अंदर जुनून होना चाहिए ना, थोड़ा रिजिड बनो, थोड़ा सा जिद्दी बनो। क्योंकि यूपीएससी को मतलब जिद्दी लोग ही पसंद है ना, जो बहुत कमज़ोर होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जिद तो सबको अच्छा लगता है। जो नदी बहती है, नदी के सामने जब पहाड़ आ जाता है, कहीं कोई ऐसी चट्टानें आ जाती हैं इतनी जिद्दी होती हैं कि वो अपना रास्ता खड़ी रहती हैं, तो नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ऐसे ही यूपीएससी है, अगर आपके अंदर जिद है, आपने ठान लिया है कि मेरे को नहीं उठाना है फ़ोन, तो नहीं उठाइए। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन तो दूर करने का यही एक तरीका है, जिद बांधिए कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है। आंसर राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग अभी आप ऐसा कर सकते हो कि अभी आप पहले एक बार सिलेबस शुरू करिए। तो मैं तो मतलब यही करता था कि मैंने साथ साथ आंसर राइटिंग नहीं की, एक बार मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। दोबारा जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, उस टाइम से मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी। और उसके टाइम आप धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। और मेन आंसर राइटिंग आपका होगा प्रीलिम्स के जस्ट बाद में। प्रीलिम्स से मेंस के बीच में जो 3 महीने का टाइम रहता है, उसको आप ऐसा कर लो ना कि 70-30 के रेशियो में डिवाइड कर लो। इनिशियल के जैसे कि अभी रिजल्ट आपका आ गया है जून महीने में, तो जुलाई महीने से आपको करना है क्या है कि आपको 70% टाइम आपको रिवीजन में देना है, 30% टाइम आपको आंसर राइटिंग में देना है। और जब सितंबर में आपके एग्जाम होने वाले होंगे तब तक ये दोनों रिवर्स कर देना है। आपको 70% टाइम आपको लिखना है और 30% टाइम रिवीजन करना है। तो अगर आप ग्रेजुअली टेम्पो बिल्ड करेंगे लिखते लिखते, तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी। फिर एग्जाम में जब आपको लिखना रहेगा 3 घंटे में 4000 वर्ड्स, तो आपके हाथ थकेंगे नहीं। अदरवाइज यही होता है कि लास्ट के डेज में आप इतना थक जाते हो कि आपका हाथ चलना बंद हो जाता है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप ग्रेजुअली अपना टेम्पो बिल्ड करिए। सर हिंदी में न्यूज़पेपर बताइए प्लीज़। यार अभी हिंदी का यार ऐसा कोई न्यूज़पेपर ढंग का है नहीं। जनसत्ता वगैरह आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मतलब आप ये रिस्की है थोड़ा सा। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप कर पाओ तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस करो यार, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। व्हाट इज द मिनिमम डेली आवर्स ऑफ स्टडिंग। यार ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि मिनिमम डेली आवर्स ऑफ स्टडिंग कितना होना चाहिए। अब जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के टाइम में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो उस टाइम 2-3 घंटे कर लिया करो। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि 6-7 घंटे कर लिया करो। और जब आपके मेंस एग्जाम आ जाएंगे तो आप फिर 10-12 घंटा भी कर लिया करो। तो मैं क्या करता था, मैं ऐसे नॉर्मल टाइम्स में जैसे एग्जाम वगैरह नहीं है, अभी 2-3 महीने दूर है, तो मैं 6-7 घंटे ऐसे पढ़ता रहता था। मेंस के टाइम पे मेरा मतलब मैं दिन में 10-11-12 घंटे 13 घंटे, एग्जाम के ड्यूरेशन में जो एग्जाम का बीच का गैप होता है उसमें तो 14-15 घंटे तक मैंने पढ़ाई किया हुआ है। तो ऐसे ही कर लो, क्योंकि 15 घंटे आप साल भर 15 घंटे थोड़ी पढ़ पाओगे यार, थक जाओगे। और दिन में मतलब 6-7 घंटे बहुत होते हैं। और संडे को छुट्टी मारो, संडे को फिर आराम करो, चिल करो। तो क्योंकि हफ्ते में एक दिन का मतलब रेस्ट पीरियड होना चाहिए, अदरवाइज यू विल लाइक बर्नआउट वाली सिचुएशन आ जाएगी ना, वो नहीं करना है। इट इज एडवाइजेबल फॉर द फर्स्ट टाइमर टू सेल्फ स्टडी। या सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, बट द बिगेस्ट ड्रॉबैक विथ सेल्फ स्टडी इज दैट इफ यू आर न्यू कमर, यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू अवॉइड. So eventually you will land reading everything, every wasteful thing that is not UPSC is not going to ask. So it is going to kill your time. So if you can afford, then I would strongly advise that please take a coaching. They have expert teachers, so it reduces the hard work and effort that यूपीएससी रिक्वायर्स. अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेबोरियस थिंग. फिर वो गधे जैसी मेहनत करनी पड़ेगी. तो इसलिए अगर आप कर पा रहे हो तो कर लो. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई जो सेल्फ स्टडी करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसका भी सिलेक्शन होता है, बट उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है 10 to 15%. सर आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड कन्फ्यूज अबाउट ऑप्शनल. अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो मैंने आपको बताया पहले ही, PSIR है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशलॉजी है, एंथ्रो है. आप तीनों में से कोई सा भी ऑप्शनल एक उठा के देख लो. मेरा फेवरेट था PSIR था, मेरे को तो PSIR अच्छा लगा पर्सनली, तो आप इससे भी कर सकते हो. अदरवाइज एंथ्रो भी अच्छा है, सोशलॉजी भी इक्वली अच्छा है. तो तीनों में से आप कोई सा भी ले लो, तीनों अच्छे हैं, स्कोरिंग है, आप कर सकते हो. सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए. अब यार क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट करना, क्वेश्चन का चलो बाद में सेशन कर लेंगे. अभी मुझे लग रहा है टाइम का भी थोड़ा कंस्ट्रेंट है, लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं. मेंस राइटिंग टिप्स.
यार मेंस के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका क्वेश्चंस रहता है, जो एक 10 नंबर वाले रहते हैं, 15 नंबर वाले रहते हैं, मतलब फॉर्मेट सबका ऑलमोस्ट सेम है। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। अब कई बार डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में अगर कर रहा है क्रिटिकली एनालाइज, तो क्रिटिकली एनालाइज में आपको दोनों पोर्शन को आपको मतलब उसके सपोर्ट में भी लिखना है, अगेंस्ट में लिखना है, 50-50% लिखना है। अगर इलेबोरेट कह रहा है तो इलेबोरेट में आप समझ लो कि आपको 80% सपोर्ट में लिखना है, 20% उसके निगेटिव एक दो डाल दीजिएगा कि क्या क्या है। तो ऐसी चीज़ें हैं, डिपेंड करती हैं। तो क्वेश्चन की पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या रहा है, आपकी बॉडी उस बात पे डिपेंड करेगी। इंट्रोडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ही पहले ही बताया शॉर्ट नोट्स के लिए, तो आप हर टॉपिक पे अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, और आपके पास कुछ फैक्ट्स फिगर डेटा होना चाहिए इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट डिफिनीशन होना चाहिए कि जिस भी टॉपिक पे पूछ रहा है कि, तो आप फटाफट लिख दो। जैसे टेररिज्म के ऊपर पूछ रहा है, तो कि कोई क्वेश्चन कि टेररिज्म इंडिया में बढ़ता जा रहा है या मतलब साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले आप टेररिज्म को डिफाइन करो, व्हाट इज टेररिज्म। टेररिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस टू इंक्रीज देयर रिलीजियस कॉजेज, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये हो गया। फिर लिख दो अकॉर्डिंग टू पीस स्टॉकहोम पीस रिसर्च या इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऐसा ऐसा कुछ डिटेल दो कि इन लास्ट ईयर 2020 इंडिया हैज विटनेस दिस मैच ऑफ केसेस ऑफ टेररिज्म एंड दिस मेनी पीपल्स हैव डाइड, या ऐसा आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया इज द थर्ड या फोर्थ मोस्ट वनरेबल कंट्री टू द टेररिज्म इन द वर्ल्ड। तो इससे आप क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन काफी अच्छा हो जाएगा, तो आपको आधे नंबर तो इसी पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सर आई एम सेकंड ईयर एंड आई हैव कवर्ड मेजर पोर्शन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, रिवाइज करूँ या आंसर राइट। पहले आप रिवाइज करिए, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप तुरंत आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे, आपका रिवीजन है नहीं, देन यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट, फिर आपको लिखने का मन नहीं करेगा, फिर आप बोर हो जाओगे, दुनिया भर के सोच आएंगे। तो आप फटाफट पहले रिवाइज कर लो 2-3 महीने में, उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। सर हाउ टू रिमेंबर द सिलेबस। सिलेबस रिमेंबर करने के लिए बेस्ट है कि आप इसका प्रिंट आउट ले लो, जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो सामने दीवार में चिपका लो, और फिर वो मेरे को लग रहा है कि बेस्ट थिंग है, उसको फटाफट देखा करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस में क्या। अब मोटा मोटी यूपीएससी के सिलेबस यही यार, एनीथिंग दैट इज अंडर द सन इज इन यूपीएससी सिलेबस। आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, यूपीएससी के सिलेबस में यही है। तो अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक का इंडिया से कोई रिलेवेंस है तो वो यूपीएससी के सिलेबस में है। टेररिज्म यूपीएससी के सिलेबस में है। रिलीजियस जो ये सब होते हैं ना, स्कर्मिश वगैरह होते हैं या फैनेटिज्म होते हैं, वो यूपीएससी के सिलेबस में। कास्ट इशूज यूपीएससी का है। इंडिया की पॉलिटिकल सेटअप है, रशिया यूक्रेन वार, वो भी इंडिया को अफेक्ट करता है, वो भी यूपीएससी के सिलेबस में है। तो एनीथिंग दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया इट इन यूपीएससी सिलेबस। सर आई एम इन सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट, वेयर व्हेन शुड आई स्टार्ट एंड। अगर ठीक है, अगर आप सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट हो, इफ यू आर गेटिंग टाइम लाइक इवन इफ यू कैन स्क्वीज टू एट 3 hours इन अ डे, आई थिंक इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। आप फटाफट न्यूज़पेपर तो करते रहो यार, कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी लेवल पे हो, इवन वो मैं कह रहा हूँ अगर 5वीं 6वीं क्लास में भी पढ़ रहा है, देन ही मस्ट start this habit of studying newspaper. It is going to be vital in the coming days. तो आप न्यूज़पेपर तो पढ़ने का कोई इलाज ही नहीं है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप भी अब न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए डेली बिफोर गोइंग टू योर इंस्टीट्यूट। रीड न्यूज़पेपर, इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू ई पेपर देन रीड दैट पेपर इन योर मोबाइल फोन, टैबलेट और एनी अदर डिवाइस, बट प्लीज डू रीड न्यूज़पेपर। आप उसके नोट्स बनाइए और करिए। और उसके साथ अगर आपको टाइम मिल जा रहा है तो आप सेकंड हाफ में इंस्टीट्यूट से आने के बाद में यू कैन रीड एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी आप 6 से स्टार्ट करो। फिर कॉन्फिडेंस की कमी इसीलिए रह जाती है क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। आप अच्छे से मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होगी। कॉन्फिडेंस एक बार अगर सक्सेस मिल जाता है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस वाला जो इशू है ना, चिड़िया फुर्र हो जाती है। उसके बाद फिर आपको आने लगता है कि यार एक बार मैंने कर लिया, दोबारा भी कर सकता हूँ। तो करिए, मेहनत करिए, हो जाएगा फटाफट। डेली मैं बोलता हूँ 50 लोगों के बीच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी, भाई मैंने बताया ना 6 से 8 घंटे इज सफिशिएंट। घर से कैसे प्रिपरेशन करें सर विदाउट कोचिंग। यार अगर आप मतलब न्यूज़पेपर आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप कर पा रहे हो। अगर फिनेंशियल इशू है आपके एरिया में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आता ही नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, तो टेलीग्राम पे इजली अवेलेबल है। टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल हैं यूपीएससी को मतलब करने के लिए। आप इंस्टाग्राम पे भी है यूपीएससी गाइड है, कितना अच्छा चैनल है, इनका लोग कुछ ना कुछ डेली डाला करते हैं। तो आप इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लोग जो स्टडी मटेरियल या डेली कंटेंट डाला कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको ये मोटिवेट रखेगा, करंट अफेयर आपको आइडिया लगता रहेगा। डू हैव मॉक क्वेश्चन। मॉक क्वेश्चन तो यार अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, बट अब कुछ अगर होएगा तो मैं डालता रहूँगा। सर आई एम फ्रॉम एमबीबीएस बैकग्राउंड, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। वेट वेट वेट,
हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज। टेलीग्राम पे एक उसका क्या नाम है, कैप्टन जैक स्पैरो का चैनल है, उस पर आप डाल सकते हो। बाकी सीएससी अपडेट करके चैनल टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे यूपीएससी आ जाएगा। उस पर यूपीएससी से रिलेटेड जितने मटेरियल रहते हैं, यूपीएससी कोई नोटिफिकेशन इशू करती है, कोई रिजल्ट इशू करती है, यूपीएससी सीएससी के अलावा भी दूसरे एग्जाम कराती है, ईपीएफओ वगैरह के, उसके भी कुछ ना कुछ आया करते हैं, तो आप उससे कर सकते हो। और चलो, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये तो मैंने बता दिया। न्यूज़पेपर आप पढ़ो, न्यूज़पेपर में बेसिकली दो चीज़ें रहती हैं। एक तो सिटी वाला पोर्शन रहता है, तो आज इसने इसका मर्डर कर दिया, आज वहाँ पे बस पलट गई, आज वो गाड़ी खाई में कूद गई, तो ये सब रहता है। दैट इज टोटली इररिलीवेंट फॉर यूपीएससी, वो तो बकवास है, उसको पढ़ना भी नहीं है। और एक बात और समझिए, यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी पढ़ने के चक्कर में पॉलिटिक्स मत पढ़ने लगी कि जेडीयू ने बीजेपी को ये बोल दिया, बीजेटी ने टीएमसी को वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो आपको इंडिया की पॉलिटी पढ़नी है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ये चीज़ आपको पढ़नी है। व्हाट इज द हाउ सेंटर स्टेट रिलेशंस आर गोइंग ऑन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ये चीज़ कॉन्शियस रहें कि आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है और पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन भी नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो और इकोनॉमिक्स भी गुड ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हो। तो बाकी ये चैनल अच्छा चैनल है। मैं अपनी खुद की बोल देता हूँ, इंस्टा आईडी बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग चाहो तो सीधा मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो या ट्विटर पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मेरी ईमेल आईडी मैं इस पे टाइप भी कर दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको बोल के ही बता दे रहा हूँ। IMDPKDWIEDI। हाँ, ये मैंने टाइप करके लिख दिया है, ये है, आप लोग नोट कर लीजिए। आई फॉर इंडिया, एम फॉर मुंबई, डी फॉर दिल्ली, पी फॉर पटना, के फॉर कोलकाता, अगेन डी फॉर दिल्ली, डब्ल्यू फॉर वाटर, आई फॉर इंडिया, वी फॉर वैन, E for elephant, again D for Delhi, and then again I for India. So my handle is IMDPKDWIVEDI। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे हो, बड़ा बड़ा सा थोड़ा सा लिख के दिखा दे रहा हूँ। हाँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मेरा खुद का इंस्टाग्राम का आईडी है, IMDPKDWIVEDI। तो आप, हाँ, ये मेरे से इस पे जुड़ सकते हो। अगर आपके कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सेम आईडी मेरी ट्विटर की भी है, सेम फेसबुक की है, सब जगह यही पे है। तो आप इससे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो और कहीं भी जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो। तो बाकी होपफुली मुझे लग रहा है कि अब सारी चीज़ें हो ही गई हैं मोस्टली। हाँ, तो कवर हो गई हैं। बाकी तो कुछ और आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट, आई हैव 5 more minutes, तो मैं 5 मिनट में और कोई क्वेश्चन ले सकता हूँ, अदरवाइज फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो हाँ ठीक है, प्राइवेट में वो कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। सो तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अब अच्छे से आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और प्रिपरेशन करने का कोई सही टाइम नहीं है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। पेड़ लगाने का जो सबसे सही समय था वो 20 साल पहले था, और दूसरा सही समय अभी है। तो आप जब जागो तभी सवेरा, आप जब से स्टार्ट कर दो तभी से अच्छा है।
तो प्रिपरेशन करने का कोई ऐसा सही टाइम नहीं आएगा, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब सारे ग्रह नक्षत्र दिशा दशा सारी ठीक होएंगी, फिर आकाश में बिजली चमकेगी या ऐसी मधुर हवा बहेगी, फिर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपकी लाइफ में डिफिकल्टी आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, आपकी तबीयत खराब होती रहेगी, दुनिया भर के चैलेंजेस आते रहेंगे, बट आपको लगे रहना है। यू डोंट हैव टू गिव अप। ठीक है, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। ये हमेशा याद रखना कि इफ़ यू आर नॉट वेयर वेयर यू शुड बी, इट शुड बी द सफिशिएंट मोटिवेशन। अगर आप ऑफिसर बनने के लिए पैदा हुए हो और अगर आप ऑफिसर अभी तक नहीं बन पाए हो, तो ये सफिशिएंट मोटिवेशन है कि आप लोग और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक यूपीएससी क्रैक नहीं करेंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। लगे रहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को, और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत जल्दी लवासना आएंगे और आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।